एक लड़का है जिस पे मेडिकल में 1 करोड़ रुपए मैंने खर्च किया, उसके बाद अगर वो बहुत स्किल्ड है और साथ में बहुत करप्ट भी है, तभी उसका आरओआई उस 1 करोड़ का वो अगले 10 साल में निकाल पाएगा, नहीं तो वो निकाल भी नहीं पाएगा अपनी पढ़ाई का आरओआई। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो एक बच्चे के लिए वो मैं इन्वेस्ट करके उसके इंटरेस्ट से मैं उसको पूरी जिंदगी रख सकता हूं। हमेशा से मैं कहता हूं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप अपने डेवलपमेंट पे खर्च करें। पहले दिन से सेविंग के लिए जो भी आपको कहता है ये एक फ्लॉड आर्गुमेंट है, उसे आपको कुछ बेचना है, वो कुछ बेचने के लिए आपको कह रहा है कि आप यहां इन्वेस्ट कर दो। सबसे पहले आप खुद पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके स्किल सेट्स कैसे हैं। अब सब कुछ कॉर्पोरेट होता जा रहा है आज की तारीख में, और मैं तो अब आम तौर पे अपने जानने वाले सब लोगों से कहता हूं कि बच्चों को डिग्री दिलाना बेवकूफी है, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो कॉस्ट हो गया है, आपको एमबीए करना है 40 से 50 लाख टॉप जगहों से, टॉप जगहों, नीचे की जगहों से फिर आप खाली बैठे रहेंगे, फिर जॉब नहीं है, फिर 30,000 की जॉब मिलती है, 25,000 30,000 की जॉब मिलेगी। 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। मेडिकल आपको कराना है, 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो आप अगर एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा कर दिया आपने, तो फिर उसका आरओआई क्या है? यूएस वगैरह में आप देखेंगे वहां भी स्किल पे फोकस अब किया जा रहा है, जापान में स्किल पे फोकस किया जाता है, क्योंकि वो एक बात जानते हैं, अनलेस कि आपको किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं जाना हो, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल नहीं करनी हो, लॉयर नहीं बनना हो, हायर एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप हायर एजुकेशन के नाम पर जो एजुकेशन करोड़ों में दे रहे हैं, एक लड़का है जिस पे मेडिकल में 1 करोड़ रुपए मैंने खर्च किया, उसके बाद अगर वो बहुत स्किल्ड है और साथ में बहुत करप्ट भी है, तभी उसका आरओआई उस 1 करोड़ का वो अगले 10 साल में निकाल पाएगा, नहीं तो वो निकाल भी नहीं पाएगा अपनी पढ़ाई का आरओआई। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो एक बच्चे के लिए वो मैं इन्वेस्ट करके उसके इंटरेस्ट से मैं उसको पूरी जिंदगी रख सकता हूं। मैं क्यों ऐसे एजुकेशन पे इन्वेस्ट करूं जिस एजुकेशन का आरओआई नहीं है? मैं कहूंगा भाई बच्चे, इस पैसे के इंटरेस्ट से तुम पूरी जिंदगी जी लोगे, बाकी अगर तुम कुछ करते हो तो वो एडिशनल हो जाएगा। इस पे आते हैं, इस कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। पर कोई यंग पर्सन है मेरी एज का, 20 मतलब 24 के एज के अंदर है, वो किसी प्रोफेशन की पढ़ाई कर रहा है या लग चुका है, वो फाइनेंशियली फ्री कैसे हो? मतलब देखिए, जॉब के अंदर आरओआई नहीं है, यूजुअली स्पीकिंग। हायर एजुकेशन के अंदर आरओआई डिफ़िकल्ट है, अच्छी जगह से नहीं करा तो 40-50 लाख लगाना पड़ता है। कैसे करें, कैसे मैनेज करें? देखिए, मैं सबको हमेशा इस कहता हूं कि आप अगर एंटरप्राइजिंग हैं तो आप करियर के इनिशियल डेज में सैलरी के लिए, जॉब के लिए मत जाइए, आप लर्निंग के लिए जाइए। आप अपनी इनिशियल दिनों की जॉब को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समझ लीजिए, और ये मानिए कि वहां पैसे देने की बजाय आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे इंडिया में स्किल गैप बहुत बढ़ गया है। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप थोड़े स्किल्ड हैं तो एक डिसेंट कमाई आप आगे चलकर कर सकते हैं। डिग्री पे पैसे खर्च करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप एक लो लेवल की उसी फील्ड से रिलेटेड आप जो भी करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप मीडिया में आना चाहते हैं, आप किसी कैमरामैन के साथ जाकर कैमरा असिस्टेंट बन जाइए, और आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश कीजिए, बजाय कि 30 लाख रुपए में एक कोर्स में खर्च करने के। क्योंकि सारे कॉर्पोरेट हाउसेज, सारे बड़े मीडिया हाउसेज ने भी अपना इंस्टीट्यूट खोल रखा है, जिसका कि कोई आरओआई नहीं है किसी भी लड़के के लिए। मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के आते हैं जिन्होंने 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं अलग अलग कोर्सेज में, और उनके पास जॉब्स नहीं है। अब बात आती है कि उनको अपनी लाइफ में नेटवर्थ बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए। पहला स्टेप हमेशा से मैं कहता हूं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप अपने डेवलपमेंट पे खर्च करें। जो लोग भी आपको कहते हैं कि आप खुद पे वेस्ट मत करो, आप पहले दिन से सेविंग के लिए जो भी आपको कहता है ये एक फ्लॉड आर्गुमेंट है, उसे आपको कुछ बेचना है, वो कुछ बेचने के लिए आपको कह रहा है कि आप यहां इन्वेस्ट कर दो। सबसे पहले आप खुद पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके स्किल सेट्स कैसे हैं। हाँ,
एक्सपेंस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो आज के यूथ को मैं देख रहा हूं, 25,000 रुपए की सैलरी है और 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेकर घूम रहा है, लुई विटॉन की बेल्ट लगाकर घूम रहा है, और वो सब ईएमआई पे है। सर वो तो बहुत आप एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। ये जो ब्लिंकिट, ये जो अब इतना इंटेलिजेंस इतना इजी हो गया है, लोगों का एवरेज स्पेंड जो पहले बाजार तक जाना पड़ता था, अब 50 रुपये 30 रुपये का डिलीवरी चार्ज के अंदर घर के अंदर आ रहा है। तो लोग, पीपल आर एडिक्टेड। तो मैं कहता हूं आप पहले खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, खुद पे इन्वेस्ट करके अपने स्किल सेट बढ़ाइए, आप दुनिया का एक्सपोजर लीजिए, आप बाहर निकलिए, देखिए अलग अलग कल्चर, अलग अलग इकॉनमी में लोग कैसे काम करते हैं। आपको वो एक्सपेंस नहीं है, वो खुद पे इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जब आपकी अर्निंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इवन वेल टू डू लोगों के साथ, इंडिया में कहते हैं अच्छे अच्छे सैलरी वालों के साथ, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम वन मेजर हेल्थ इमरजेंसी और वन मेजर लॉसूट। तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को लेकर खुद को फोर्टिफाई कर लें। फिर नेटवर्थ बनाने की बात आती है। कम से कम कितना होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर? एज वाइज डिपेंड करता है और आपकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मनी मैनेजमेंट को पर्सनल फाइनेंस इसीलिए कहा गया है कि आप, वो बहुत पर्सनल होता है। वो जब तक, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि अच्छा मेरे को आप बताइए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ में वो ये बताने से भी बचना चाहते हैं कि उनके पास टोटल असेट्स क्या हैं, लायबिलिटी क्या हैं। ये बहुत ही कस्टमाइज सॉल्यूशन होता है, वन साइज फिट्स ऑल आंसर कहीं हो ही नहीं सकता है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें अगर आप यंग हैं, आपकी कोई फैमिली में हेल्थ की हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के साथ होता है कि घर में हिस्ट्री रही है कि 30 साल के एज में भी हार्ट अटैक होते हैं। तो अगर कोई हेल्थ ये नहीं है तो क्या मैक्सिमम यही है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, 3 लाख का काफ़ी है। लेकिन अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री फैमिली में रही है कि 28 साल 30 साल में भी हार्ट अटैक्स होते हैं, तो फिर 3 लाख नहीं, आपको 10 लाख रुपए चाहिए। तो आप एक अपने आप को फोर्टिफाई करें, हेल्थ इंश्योरेंस लें, उसके बाद इमरजेंसी कॉर्पस बनाएं। अब इमरजेंसी कॉर्पस की जब बात आती है तो सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको बोलेंगे कि यहाँ सेफ खेलना है, आप एफडी में रखिए। एफडी से ज़्यादा निगेटिव इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि एफडी में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा 5% 6%, वो भी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन है, उस पर भी आपको टीडीएस कट कर मिलता है। ओके। और उसके बजाय अगर आप गोल्ड में जाते हैं, देखिए एक तो ये है, हम जिसको इमरजेंसी फंड कह रहे हैं वो इमरजेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जाऊंगा जहां कि अगर नहीं होता है तो मेरा ग्रोथ फास्ट है, तो मैं गोल्ड में जाऊंगा। गोल्ड का एवरेज 10-11% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर मिल जाता है, एफडी के ये 6-7% से ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि लेकिन गोल्ड में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, बेचते हुए 3% डिडक्ट होता है। देखिए, गोल्ड में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, एक तो आप ज्वेलरी लेंगे तो बहुत ज़्यादा है, आप सिंगल पीस बिस्किट के फॉर्म में लेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मान लिया 3% भी है, वो भी आपको एफडी से ज़्यादा देता है, और किसी भी समय आप चाहेंगे लिक्विडेट हो सकता है। तो आपको मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी कॉर्पस के लिए गोल्ड से बेटर कोई चीज़ नहीं है। इमरजेंसी कॉर्पस जैसे एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट कमा रहा है तो वो अपनी मंथ का कितना मंथली एक्स का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए? जब आप कैरियर शुरू करते हैं तो 6 महीने से आगे बढ़ते हुए 2 साल तक मिनिमम होना चाहिए। और ये 2 साल, मैं, सब लोग 6 महीने ही कहते हैं, मैं 2 साल इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि इंडिया में जॉब मार्केट की जो हालत है, अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो आपको दूसरे जॉब लेने में कई बार 2-2 साल खाली बैठना पड़ता है। तो अपने 2 साल के एक्सपेंसेज आपको इमरजेंसी कॉर्पस में रखने चाहिए, आप उसको गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं। जब आपका ये स्टेज पूरा हो जाता है तो आप नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते कोशिश करें कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ता रहे। तो उससे क्या होगा कि आप अगले स्टेज पे और ज़्यादा रिस्क लेकर और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट चूज, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी कोई और ऑपरेट कर रहा है आपके बिहाफ पे, उसका अपना एक्सपेंस रेशियो भी है। तो म्यूचुअल फंड अगर 12 से 14% का रिटर्न देता है तो डायरेक्ट स्टॉक आपको 18 से 20% भी दे सकता है। तो आप उस तरफ जाएं।
बट इनिशियली ना जाएं। इनिशियली ना जाएं जब तक आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ा लें, और अगर नॉलेज नहीं बढ़ाते हैं तो म्यूचुअल फंड में ही रहें। यहां पे बाय दिस टाइम आप 30-35 साल के हो जाते हैं और सोसाइटी की एक कल्चरल कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। तुम सक्सेसफुल नहीं हो तो घर नहीं लिया है, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुमने घर नहीं लिया है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है।